आज हम झारखंड के एक जिले की पड़ताल कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जो अपनी पहचान बदलने की एक बहुत बड़ी और साहसी कोशिश कर रही और यही बात इसे बेहद दिलचस्प बना देती है। है ना? सोचिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो दशकों से जमीन के नीचे दबे काले सोने यानी कोयले पर टिकली हो। और वो अब अपना भविष्य देख रही है जमीन के ऊपर उगने वाले हरे सोने में। हाँ, मतलब खेतीबाड़ी में। हाँ, हम बात कर रहे हैं रामगढ़ की। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां इतिहास, प्रकृति और भविष्य की महत्वाकांक्षाएं आपस में मिल भी रही हैं और शायद थोड़ी टकरा भी रही हैं। तो चलिए इसी बदलाव को परत दर परत खोलते हैं। रामगढ़ जो 12 सितंबर 2007 को एक अलग जिला बना। हाँ, तो बहुत पुराना जिला नहीं है ये। नहीं, लगभग 1341 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। हाँ। आबादी भी कोई 10-11 लाख के आसपास। हम्म। लेकिन इसका जो कद है ना, वो इसके आकार से कहीं ज्यादा बड़ा है, खासकर जब हम इसके इतिहास को देखते हैं। सही कहा। और हमारी आज की पड़ताल का मिशन यही समझना है कि रामगढ़ अपनी इस नई राह पर कैसे चल रहा है। क्या कोयले की जमीन पर खेती की जड़ें वाकई इतनी गहरी हो सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक जड़ों को ही टटोलते हैं। जरूर। कहानी शुरू होती है इतिहास के एक बहुत बड़े पल से, साल 1940। 1940? हाँ, रामगढ़ अचानक से पूरे भारत की राजनीति का केंद्र बन गया था। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। और ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं था। सोचिए, अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा। और वहां कौन कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, उस दौर का हर बड़ा चेहरा। वाह। और सबसे अहम बात, हमारे स्रोत बताते हैं कि इसी अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का जो पूरा खाका है वो तैयार किया गया था। मतलब आजादी की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक की नींव रामगढ़ की धरती पर रखी गई थी। बिल्कुल, ये तो कमाल है। लेकिन मुझे लगता है उसी वक्त वहां एक और कहानी भी चल रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी तो वहीं थे। हाँ, और यही इस घटना को और भी नाटकीय बनाता है। एक तरफ कांग्रेस का आधिकारिक अधिवेशन चल रहा था। हाँ। और उसी समय उससे थोड़े ही दूर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का एक समानांतर सम्मेलन आयोजित किया था। वो कांग्रेस के नरम रुख से सहमत नहीं थे। तो मतलब एक ही शहर, एक ही समय में भारत की आजादी के दो अलग अलग विचारों का गवाह बन रहा था। हाँ, रामगढ़ उस वक्त विचारों का एक अखाड़ा बन गया था। कितना दिलचस्प है। लेकिन रामगढ़ का इतिहास तो इससे भी पुराना है। एक किले की भी कहानी है जो अब गुमनामी में है, राजागढ़ किला। राजागढ़ किला, ये रामगढ़ की एक अनकही कहानी है। 1640 के दशक में दामोदर नदी के किनारे बनाया गया एक किला कभी इस इलाके की शान हुआ करता था। और यहाँ के राजा? यहाँ के राजा थे मुकुंद सिंह, जिन्होंने 1772 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी वीरता से लड़ाई लड़ी। वो झुके नहीं। तो फिर अगर ये इतना ऐतिहासिक है तो आज ये खंडहर क्यों है? यही तो त्रासदी है। संरक्षण की कमी और समय की मार में इसे एक खंडहर में बदल दिया। लेकिन जो बात मुझे स्रोतों में बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि आज भी स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं है। अच्छा। वो इसे गढ़ बाबा के नाम से पूजते हैं। ये उनकी आस्था का केंद्र है, एक भूला हुआ इतिहास जो लोगों की यादों में जिंदा है। और शायद एक बहुत बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। तो राजा मुकुंद सिंह की वो विद्रोही भावना, आजादी की लड़ाई की वो जमीन, ये सब रामगढ़ की पहचान का हिस्सा हैं। लेकिन आज रामगढ़ की घाटियां एक नई कहानी कह रही हैं। हाँ, और ये कहानी हमें पतरातू घाटी तक ले आती है। पतरातू घाटी, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। घुमावदार सड़कें। सिर्फ घुमावदार नहीं, स्रोत बताते हैं कि ये करीब 25 किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता है जो किसी विशालकाय सांप की तरह पहाड़ों पर लिपटा हुआ है। वाह। और इसके हर तीखे मोड़ पर, जिसे हेयरपिन बेंड कहते हैं, नीचे पतरातू डैम की झील का एक शानदार नजारा दिखता है। कहते हैं फिल्म बनाने वालों की भी पसंदीदा जगह बनती जा रही है। बिल्कुल। और सिर्फ घाटी ही नहीं, जो नीचे पतरातू डैम है वो अपने आप में एक बड़ा आकर्षण है। वहाँ बोटिंग है, वाटर स्पोर्ट्स हैं। और झरने भी तो हैं। हाँ, पंचखाग और धुरधुरी जैसे झरने। तो ये सब मिलकर रामगढ़ को एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं जो सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। तो ये है रामगढ़ का एक पहलू, इतिहास और कुदरत का संगम। लेकिन अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इसका आर्थिक कायापलट। हाँ, दशकों तक रामगढ़ की पहचान कोयले से रही है।
सेल और सीसीएल जैसी बड़ी कंपनियों का गढ़। झारखंड के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 13%। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और इसी वजह से यहाँ की पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कोयला खदानों के इर्द गिर्द बनी। लोगों की रोजी रोटी, उनके बच्चों का भविष्य, सब कुछ कोयले से जुड़ा था। पर अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तराजू का पलड़ा अब काले सोने से हटकर हरे सोने की तरफ झुक रहा है। और ये हरा सोना है कृषि। पर सवाल ये है कि जिस जमीन के नीचे इतना कोयला हो, वो खेती के लिए इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है। दरअसल रामगढ़ की जमीन का एक बड़ा हिस्सा काफी उपजाऊ है और यहाँ के किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब वो नकदी फसलों, कैश क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं। टमाटर, बैगन, गोभी, शिमला मिर्च। अच्छा, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। रणनीति? हाँ। मतलब इसके पीछे एक पूरा प्लान है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि यहाँ लगभग 400 से 950 नए कृषि उद्यमी यानी एग्री एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने की क्षमता का आकलन किया गया है। एक मिनट, यहाँ ध्यान देने वाला शब्द है उद्यमी, किसान नहीं। सही पकड़े। तो ये एक मानसिकता का बदलाव है। हम किसान से कृषि उद्यमी की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी छलांग है और इस छलांग में मदद करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाने की बात है। कैसा सिस्टम? लक्ष्य सिर्फ ज्यादा फसल उगाना नहीं है। लक्ष्य है किसानों की लागत कम करना, उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ना और सबसे जरूरी, उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना। और यहीं पर शायद वैल्यू चेन का जिक्र आता है। बिल्कुल। वैल्यू चेन, ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, एक किसान टमाटर उगाता है और उसे कच्चा मंडी में बेच देता है। उसे एक कीमत मिलती है। लेकिन अगर वो उसी टमाटर की प्यूरी बनाकर बेचे तो कीमत बढ़ जाती है। प्यूरी से सॉस बनाकर बेचे तो कीमत और बढ़ जाती है। अच्छा। वैल्यू चेन का मतलब है कि उत्पाद को सिर्फ कच्चा मत बेचो, उसे प्रोसेस करो, उसकी शक्ल बदलो और फिर बेचो। और स्रोत बताते हैं कि प्रोसेसिंग से उत्पाद का मूल्य 10 गुना तक बढ़ सकता है। हाँ, 10 गुना तक। 10 गुना? क्या हमारे पास इसके कुछ असली उदाहरण हैं रामगढ़ से? हाँ, कई ठोस उदाहरण हैं। जैसे इमली को ही ले लीजिए। इमली? हाँ, कच्ची इमली बेचने की बजाय अगर किसान समूह बनाकर उसके बीज निकालने और उसकी ईंटें बनाने का छोटा सा प्लांट लगा लें तो मुनाफा तुरंत 2 गुना या 3 गुना हो सकता है। ठीक है, ये तो हुआ इमली का। और फिर है लाह। लाह की खेती पारंपरिक रूप से होती है, लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए और निर्यात के बाजारों से जोड़ा जाए तो संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। और शकरकंद का भी जिक्र है। हाँ, हम उसे ज्यादातर उबालकर खाते हैं, लेकिन उसी शकरकंद से चिप्स और दूसरे स्नैक्स बनाकर बेचा जाए तो ये एक पूरे नए उद्योग का दरवाजा खोलता है। और वो गेंदे के फूल वाला उदाहरण, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो तो कमाल का है। हम गेंदे के फूल को पूजा या सजावट में इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या खजाना छिपा है? बिल्कुल, गेंदे के फूल से एक चीज निकलती है जिसे ओलियोरेसिन कहते हैं। ये एक प्राकृतिक अर्क है जिसका इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री में खाने को रंग और स्वाद देने के लिए होता है। बाप रे। ये एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। सोचिए, जो फूल शायद कुछ रुपयों में बिकता, उसका अर्क हजारों में बिक सकता है। ये तो वाकई पूरी अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल सकता है। और ये सिर्फ सब्जियों तक सीमित नहीं है, पशुपालन का भी जिक्र है। झारसुख नस्ल के सुअर और सॉसेज उत्पादन, मतलब ये एक पूरी एग्रो इकोनॉमी बनाने की बात है। सही पकड़े, ये एक पूरी तरह से नया आर्थिक मॉडल बनाने की कोशिश है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा दाव है और इसके सामने चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। तो इस बड़े सपने के रास्ते में सबसे बड़े रोड़े क्या हैं? स्रोत 2 बड़ी चुनौतियों पर रोशनी डालते हैं। पहली है कोल्ड स्टोरेज की कमी। मतलब फसल रखने की जगह नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी हार्डवेयर समस्या है। किसान मेहनत करके फसल उगाता है, लेकिन अगर उसे तुरंत बाजार नहीं मिलता तो फसल खराब होने लगती है और उसे अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है। बिल्कुल, या फिर वो उसे अपनी आंखों के सामने सड़ते हुए देखता है। और इसका समाधान जाहिर है एक पूरा कोल्ड चेन नेटवर्क बनाना होगा। हाँ, खेत से लेकर बाजार तक फसल को सुरक्षित रखने का एक पूरा सिस्टम, ये इस मिशन की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, मान लीजिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन भी गया, कोल्ड स्टोरेज बन गए, प्रोसेसिंग यूनिट्स लग गई। अब आती है दूसरी और शायद उससे भी बड़ी सॉफ्टवेयर समस्या। और वो है बिजली, अनियमित बिजली आपूर्ति। जाहिर सी बात है, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स बिना बिजली के तो चल नहीं सकते। अगर बिजली ही गुल रहेगी तो सब बेकार है। सब कुछ सड़ जाएगा।
इसीलिए स्रोत एक बहुत ही दूरदर्शी समाधान सुझाते हैं। क्या? ग्रिड पर निर्भर रहने की बजाय क्यों न सोलर माइक्रोग्रिड्स और दूसरी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। अरे वाह, मतलब आप अपनी ग्रीन इकोनॉमी को ग्रीन एनर्जी से पावर दे रहे हैं। एग्जैक्टली ये रामगढ़ के हरे भविष्य वाले विजन के साथ पूरी तरह मेल भी खाता है। तो अगर ये सब कुछ सही से हो जाए तो रामगढ़ की तस्वीर वाकई बदल सकती है। जो लोग यहाँ निवेश करना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पहुँचना कितना आसान है? कनेक्टिविटी के मामले में रामगढ़ की स्थिति काफी अच्छी है। अच्छा। हाँ, सड़क मार्ग से ये रांची और हजारीबाग से बहुत अच्छे से जुड़ा है। NH33 पर है, रेल मार्ग पर रामगढ़ कैंट और बरकाकाना जैसे बड़े जंक्शन हैं। और हवाई अड्डा? सबसे नजदीकी हवाई अड्डा रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, यहाँ से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर, तो पहुंचने में कोई समस्या नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो रामगढ़ की कहानी ये सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है। नहीं, ये भारत के उन अनगिनत औद्योगिक कस्बों और शहरों की कहानी हो सकती है जो एक दोराहे पर खड़े हैं। बिल्कुल। क्या हम अतीत के खत्म होते संसाधनों से चिपके रहें या एक स्थायी भविष्य की ओर एक साहसी कदम उठाएं? हाँ, रामगढ़ में जो हो रहा है वो कई दूसरों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है। ये एक जीवन प्रयोगशाला है। कुल मिलाकर रामगढ़ अपनी किस्मत को अपने हाथों से फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है। अपनी जमीन के नीचे दबे काले सोने पर अपनी निर्भरता कम करके जमीन के ऊपर उगने वाले हरे सोने में अपना भविष्य तलाश रहा है। और इसी मोड़ पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जब कोई क्षेत्र अपनी दशकों पुरानी औद्योगिक पहचान को बदलने की कोशिश करता है तो सबसे बड़ी चुनौती तकनीक या पैसा नहीं होती, बल्कि इंसानी मानसिकता होती है। बिल्कुल सही। आप एक खदान मजदूर की तीसरी पीढ़ी को ये कैसे यकीन दिलाएंगे कि उसका भविष्य कोयले की धूल में नहीं बल्कि टमाटर के खेत में है? ये बहुत गहरा सवाल है। इस जमीनी बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए आर्थिक सुधारों के अलावा सबसे जरूरी सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव क्या होने चाहिए?